हेलो स्टूडेंट्स, मैं रोहित तिवारी अमृतसर ट्यूटोरियल बथुआ नई बस्ती मिर्ज़ापुर से। ये वीडियो कक्षा 10 के लिए बनाई जा रही है। क्लास 12 के बच्चे भी इसे देख करके एक बार रिकॉल कर लें कि किरण आरेख खींचने के नियम क्या हैं, क्योंकि आगे जब आप यूवी अपनी डेरिवेशन पढ़ेंगे तो उसमें इस किरण आरेख के नियम का बड़ा महत्व है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे आज कि किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में किरण आरेख कैसे खींचे जाते हैं या उस किरण आरेख को बनाने का नियम क्या है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति तथा उसके प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों का अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला नियम है किरण आरेख खींचने का, वो है किसी भी अवतल या उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं अवतल दर्पण में, तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। इसी का हम जो है आपको डायग्राम बना करके समझाते हैं। जैसे देखिए, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। पिछली वीडियो हम लोग चर्चा करे थे अवतल दर्पण तथा उससे संबंधित प्रमुख परिभाषाएं: फोकस, ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र। तो इस वीडियो में जो हम फिगर आरेख बना रहे हैं उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पे फोकस होता है, कहाँ पे ध्रुव होता है, क्या मुख्य अक्ष होता है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए, तो ये आपका ध्रुव हो गया, जिसे हम लोग कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। ये उत्तल लेंस है, इसमें हमारा ध्रुव इसी एग्जाम में ले लेते हैं ऐसे। उसके बाद क्या होता है, वक्रता केंद्र R होता है, C होता है सॉरी, और इस साइड इसका वक्रता केंद्र इधर हो जाएगा C। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिलाती हुई रेखा जब दोनों ओर बढ़ा देंगे तो इसी को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे यहाँ पे ऐसे में बढ़ा दिया, ये भी इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। ठीक है, तो देखिए, एक वस्तु AB में रखा, AB जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं, और यही वस्तु मैं उत्तल दर्पण में रख दिया AB। तब ये अलग फिगर है, ये अलग फिगर है, आप लोग कंफ्यूज मत होना। मुख्य अक्ष ये है, इसी के समांतर अगर हम लोग किरण लेके चलें, क्योंकि नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं अवतल दर्पण में, तथा फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं उत्तल दर्पण में। तो फोकस C और P के बीच में ही होगा। यहाँ पर ये हमारा अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये C और P के बीच में इसका फोकस में ले लिया। तो जो ये आपतित किरण है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा है, तो परावर्तन के पश्चात ये कहाँ से गया, फोकस से। उत्तल दर्पण में यही अगर हम लोग डायग्राम बनाए, ये मुख्य अक्ष के समांतर गया तो परावर्तन के पश्चात फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, इस साइड तो फोकस है ही नहीं, तो फोकस इस साइड है, बट हम इस साइड क्या करें हैं, लेप लगा चुके हैं, तो प्रकाश इस साइड जा नहीं पाएगा। तो ऐसा प्रकाश घूमता है इस तरीके से कि मानो वो फोकस से लौट करके आ रहा हो। तो फोकस से लौटने का मतलब क्या होगा, ये फोकस है, जिसे हम यहाँ से डैश 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 करके बना दें। डैश डैश का मतलब यही हुआ कि प्रकाश इस साइड नहीं आएगा, और इसे आप यहीं से ऐसे क्या करेंगे, मोड़ देंगे। ये आपका किरण आरेख हो गया उत्तल दर्पण के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई, देखिए ये उधर जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रहा है, जबकि उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हैं। ये आपका था पहला नियम। हाँ, अब इसमें कॉन्सेप्चुअल की अगर बात की जाए, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ लिया कि आखिर क्या ऐसा रीजन है कि फोकस से जाता है, तो इसमें हर एक किरण आरेख में एक ही नियम लगता है परावर्तन का, वो है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो गोली दर्पण में आप लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र को परिध से अगर हम लोग ऐसे मिला दें तो वही इसका विलंब होता है। तो देखिए, ये वक्रता केंद्र है, ये आपतन बिंदु है, इसे मैं यहाँ से मिला दिया। ये जो आपका चलिए A B C इसे मैं D मान लिया।
तो डी हमारा ऑप्शन बी में हो गया, सी डी अविलंब हो गया। तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो ये कोण आई बनाया है इंसिडेंट एंगल, उतना ही परावर्तन कोण ये बनाते हुए जब जाएगा तो अपने आप ये फोकस से ही आता हुआ प्रतीत होगा। एज वेल एज इसमें भी वही चीज़ है। ये आपका आपतित किरण है, ये आपका वक्रता केंद्र सी है। ये अगर हम डी मान लें, सी को डी से मिला दें, हम लोग को अविलंब पता चल गया। अविलंब इसे ऐसे बढ़ा लें तो यहाँ पे आपतन कोण आई हो जाएगा, क्योंकि आपतित किरण है, ये परावर्तन कोण आर हो जाएगा। तो पहला नियम आपको समझ में आ गया। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं अवतल दर्पण में, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं अवतल दर्पण में। अब हम दूसरे नियम की ओर बढ़ेंगे। दूसरा नियम कहता है कि फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अवतल दर्पण में। ध्यान समझिएगा, अवतल दर्पण में फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का फिगर बना है, बस हम ये रे डायग्राम थोड़ा सा क्या करेंगे, इरेज कर देते हैं इसे। ये हमारा फोकस है, क्या है, फोकस। नियम क्या कर रहा है, फोकस से जाने वाली किरणें, ये फोकस से जाने वाली किरण हमारी आपतित किरण हो गई। चलिए यहाँ पे जो डी पॉइंट यहाँ पर था उसे मैं मान लिया सी डी यहाँ पर है। तो ये जब परावर्तित होगी तो मुख्य अक्ष की क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस की समांतर हो जाएगी। जबकि बच्चों उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में फोकस की तरफ तो जा ही नहीं पाएगी किरण। रीजन वही है, क्योंकि फोकस और वक्रता के उस तरफ है जिधर लेप लगा है। तो कथन थोड़ा सा इसका चेंज हो जाता है। क्या चेंज होता है, ध्यान से सुनिए। उत्तल दर्पण में फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, यानी ये ऐसा हमें लग रहा है कि मानो अगर इसे हम बढ़ाएं तो ये फोकस से जाएगी। ऐसा हमें लग रहा है कि मानो इसे हम बढ़ाएं तो ये फोकस से जाएगी। तो फोकस की ओर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से जब ये परावर्तित होगा तो हमारा मुख्य अक्ष ये है, इसी की ये समांतर हो जाएगा। ये आपका गोली दर्पण में किरण आरेख खींचने का दूसरा नियम है। अब हम लोग बढ़ेंगे तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम क्या है, किसी भी गोली दर्पण में किरण आरेख खींचने का तीसरे नियम का कथन क्या है, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। ये नियम अवतल दर्पण के लिए है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। चलिए बच्चों देखते हैं, तीसरे नियम को समझते हैं। ये है हमारा अवतल दर्पण। रे डायग्राम को थोड़ा सा इरेज कर दें। आप लोग इरेज करके मत बनाना, एक ही फिगर इरेज करके आपको अलग अलग फिगर बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे, ये वक्रता केंद्र सी हो गया। वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरणें, वक्रता केंद्र सी से जाने वाली किरणें, देखिए ये सी से जा रहा है, परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर वापस लौट आती हैं। क्यों ऐसा होता है, पिछली वीडियो में चर्चा किया था कि गोली दर्पण है, जैसे समतल दर्पण में था। समतल दर्पण में आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, में बताया था कि यदि आपतित किरण अभिलंब से ही आए तो उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, क्योंकि आपतन कोण 0 है तो परावर्तन कोण भी 0 होगा। जबकि गोली दर्पण में अभिलंब क्या होता है बच्चों, सी तथा परिध, जैसे डी हमारा परिध परिचित बिंदु है तो सी डी अभिलंब होगा। तो देखा जाए आपतित किरण अभिलंब से होकर के आ रहा है, इसलिए इसी पर लौट जाएगा। जबकि बच्चों कथन, यही कथन उत्तल दर्पण के लिए क्या है, ध्यान से समझिए। वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें, वक्रता केंद्र सी की ओर, देखिए ये किरण ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वक्रता केंद्र सी से होकर के जा रहा है। तो वक्रता केंद्र सी की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग पर लौट आती हैं। ये नियम है उत्तल दर्पण के लिए। इसके लिए है उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से जो है हम चर्चा कर लेते हैं, या एक ही फिगर में आप समझने का प्रयास करिए। मैं तीनों फिगर को अलग अलग इरेज करके बनाया हूँ, एक ही फिगर में समझिए। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर
जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती हैं। ये हो गया। हम यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, इस लाइन पर 1, इस लाइन पे 1, ये पहले नियम को शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे बना दे रहे हैं हम। मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। इसे हम बना दिए, यानी ये वाला जो आरेख है ये 1, ये 1, यानी ये पहले नियम को प्रदर्शित कर रहा है। दूसरा नियम, फोकस से जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं अवतल दर्पण में, या उत्तल दर्पण में क्या कहते हैं, फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या होती मुख्य अक्ष की ओर जाती हुई प्रतीत होती है। देखिए क्या होगा, दूसरे नियम का अगर हम बनाए तो देखिए, फोकस से जाने वाली किरणें, ये फोकस से गया तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर, यानी इस पे हम 2 लिख दिए, इस पे 2 लिख दिए। ये किस नियम को शो कर रहा है, दूसरे नियम को। सेम यहाँ पे ऐसे भी हो जाएगा बच्चों, ये फोकस की ओर जाता हुआ प्रतीत कर दीजिए तो मुख्य अक्ष के क्या हो गया, समांतर हो गया। यहाँ 2 लिख दिया मैं, यहाँ 2 लिख दिया, यानी ये दूसरे नियम को प्रदर्शित कर रहा है। ये दूसरे नियम को उत्तल दर्पण का है, ये दूसरे नियम का अवतल दर्पण का है। तीसरा नियम हम लोग बनाएंगे कि वक्रता केंद्र C से जाने वाली किरणें उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। तो ऐसे इसमें ये भी है, तीसरे नियम को शो कर रहा है कि जो वक्रता केंद्र C से जाएगा उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगा। बच्चों यही आपका था गोली दर्पण में किरण आरेख खींचने का नियम। और गोली दर्पण में थोड़ा सा हम चिन्ह परिपाटी की बात कर लें। चिन्ह परिपाटी का एक बार फिर से हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है चिन्ह परिपाटी। देखिए चिन्ह परिपाटी का नियम क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया बच्चों, और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। एक साथ दोनों का मुख्य अक्ष मिलते हैं। ये अवतल दर्पण का ध्रुव है, ये उत्तल दर्पण का ध्रुव है। ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र C है, ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र C है। ये अवतल दर्पण का फोकस है, ये उत्तल दर्पण का फोकस है। तो चिन्ह परिपाटी क्या करता है कि ध्रुव के बाईं ओर की समस्त दूरियां क्या नापी जाती है, ऋणात्मक। यानी देखा जाए तो इधर हमारा फोकस है अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में इधर हमारी वक्रता त्रिज्या है। अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु रखेंगे इसी साइड तो वस्तु की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। किससे प्रदर्शित करते हैं, u से। तो वस्तु की दूरी क्या हो गई, u। अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो भी दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने ही बनेगा। मान लीजिए ये b है, प्रतिबिंब है, a डैश b डैश बना है प्रतिबिंब, ये भी इसी साइड है। तो देखा जाए अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तब वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v, फोकस दूरी f, वक्रता त्रिज्या r, और यहाँ पे आपका है रेखीय आवर्धन m, सब माइनस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, माइनस। ये सब माइनस होते हैं। आप लोग एक भी याद रखिए कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है, जो वक्रता त्रिज्या होती है r, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। क्या होती है, दोगुनी होती है। ये अवतल दर्पण में यदि वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो, और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। जैसे मान लीजिए वस्तु AB है और ये इसी साइड रहेगा, बाकी वस्तु का प्रतिबिंब देखिए ये फोकस है इस साइड, ये वक्रता त्रिज्या r है, और प्रतिबिंब भी इसी साइड बनता है। तो उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है,
आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब बनेगा, देखिए बस हमारा जो u है वस्तु की दूरी वही बाईं ओर है, बाकी सबकी साइड तरफ है, दाहिनी तरफ है, इसलिए उत्तल दर्पण में बस u ही हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस होता है। बाकी फोकस दूरी की बात करें वो प्लस, वक्रता त्रिज्या की बात करें वो भी प्लस, और प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें यानी u वैल्यू में तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। और एक ही आवर्धन की बात करें यम तो वो भी उत्तल दर्पण में हमेशा, देखिए ये मैं लिख रहा हूं सदैव, कभी हमेशा प्लस होता है, ये भी क्या है सदैव, ये भी सदैव, और ये भी क्या है सदैव, ऑलवेज ये वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव होती हैं। और ये चाहे आप याद रखिए, एकदम से अच्छे से याद रखिए, चाहे हमारा दर्पण हो, लेंस हो, वस्तु की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होती है, हमेशा सदैव। ये वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक ली जाती है। हाँ ये है उत्तल दर्पण में तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए फिक्स है। जबकि अवतल दर्पण में दो तरह के प्रतिबिंब बनते हैं, वास्तविक भी बनते हैं और आभासी भी बनते हैं। तो यदि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो u माइनस बी माइनस एफ माइनस आर माइनस एम माइनस, यानी सब माइनस, सब ऋणात्मक। कैसे प्रतिबिंब के लिए? अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। यदि यही अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बने, क्या बने? आभासी प्रतिबिंब बने। अच्छे से आप समझिएगा इस चीज को, न्यूमेरिकल के लिए ये एकदम क्योर का काम करता है, दवा का काम करेगा। ये अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बने? आभासी प्रतिबिंब बने। तो आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है बच्चों, जो मैं प्रतिबिंब इस साइड बना दिया हूँ वो a डैश b डैश इस साइड बनेगा। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाएंगे कि कैसे बनेगा, मगर आप अभी याद रखिए कि आभासी प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, या किसी भी दर्पण में, चाहे वो अवतल दर्पण हो चाहे वो उत्तल दर्पण हो, आभासी प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दर्पण के पीछे बनेगा। अवतल में वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। वास्तविक दर्पण के चमकदार पृष्ठ के सामने बनता है, आभासी दर्पण के पीछे बनता है। और आप जानते हैं जो चीज दर्पण के पीछे यानी दाहिनी ओर बनेगा वो प्लस हो जाएगा, और आवर्धन भी इसके लिए प्लस हो जाएगा। क्यों प्लस होता है? क्योंकि वस्तु की जो प्रतिबिंब होती है वो मुख्य अक्ष के ऊपर होती है और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर होता है, इसलिए दोनों प्लस है। तो आप जानते हैं आवर्धन क्या होता है? I अपान में O, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। चूंकि आभासी प्रतिबिंब में प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष के ऊपर है प्लस और वस्तु भी मुख्य अक्ष के ऊपर है तो प्लस, इसलिए प्लस बाई प्लस यानी प्लस होगा। इसलिए आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन धनात्मक होता है, चाहे आप यहाँ देख लीजिए चाहे आप यहाँ देख लीजिए। और वास्तविक प्रतिबिंब में वस्तु ऊपर रहेगा, प्रतिबिंब नीचे रहेगा। प्रतिबिंब नीचे रहेगा तो ये माइनस होगा, तो ऊपर अगर मैं माइनस लूँ नीचे प्लस लूँ तो माइनस और प्लस क्या हो जाता है? माइनस। इसलिए आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए ये सेट कर लीजिए कि अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तो उसका आवर्धन आवर्धनियम ऋणात्मक 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 ऋणात्मक। कैसे प्रतिबिंब के लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धनियम प्लस 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 प्लस। सेट कर लीजिए दिमाग में। कैसे प्रतिबिंब के लिए? आभासी प्रतिबिंब के लिए, चाहे वो अवतल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब हो चाहे उत्तल दर्पण का आभासी प्रतिबिंब हो। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जैसा भी होता है आप हमें कमेंट में डिस्क्रिप्शन में बता सकते हैं, तो हम उसमें कमियों को सुधार करेंगे या और अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे, नए तरीकों से समझाने का प्रयास करेंगे। आज की कक्षा 10 की इस क्लास के लिए धन्यवाद। फिर से एक बार बता दूं, ये वीडियो सिर्फ कक्षा 10 के लिए नहीं है, कक्षा 12th के बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी है, क्योंकि उन्हें भी न्यूमेरिकल लगाना है। तो 12th वाले इसे रिवाइज कर लें और 10th वाले इसे अच्छे से समझें और नोट्स बना लें। धन्यवाद।